सुधांशु त्रिवेदी जी, बहस की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप लोग और आपके नेता बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल जी, खड़गे जी कहते हैं वो पार्टी का अपना उनका पक्ष है, लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हम ये माने कि प्रधानमंत्री ने एक नई लकीर खींची है। उनका 12वां संबोधन था, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि हम आगे कितना बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी वो पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप के हस्तक्षेप पर सवाल पूछ रहे हैं, वो इस भाषण के बाद भी ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उन अगणित स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन और समस्त मधुर मनोभावों की आहुति दी, उनको समर्पित करता हूं दिनकर जी की उस कविता की पंक्ति से कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, और उन्हीं को मैं समर्पित करता हूं आज आपका हल्ला बोल। अब हम आते हैं आज के इस विषय के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आप भाषण को सुने तो उसमें कई चीजें बहुत दूरदृष्टि की और सूक्ष्म थी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भारत इसी जल्द ही अपना इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में सफल होने जा रहा है। आज की डेट में चिप हर चीज में प्रयोग होती है, आपके मोबाइल से लेके, कार से लेके, एसी से लेके, हर प्रकार की चीज में। और आप ये भी ध्यान रखिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जो सेंटर था वो ताइवान था। आज जिस रंग के चीन और ताइवान के रिश्ते हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इधर शिफ्ट करने का प्रयास किया और हम अपना इंडिजिनस बनाने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारत क्लीन एनर्जी में टारगेट रखा कि 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक होगी, वो 5 साल पहले 2025 में अचीव कर ली गई। फिर उन्होंने हाइड्रोजन मिशन और न्यूक्लियर मिशन की बात की, यानी जो आधुनिकतम टेक्निक है। और उसके साथ साथ उन्होंने तो बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 हैं, और आज ये यथार्थ है कि वीजा को पीछे छोड़कर भारत का डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है यूपीआई, वो दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन में ट्रांजैक्शन करने वाला सिस्टम हो गया है। ये दर्शाता है कि नया भारत किस रूप में, किस क्षमता और किस दक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि वो दौर चले गए जब भारत को एक इस प्रकार का हमारे शांति और अहिंसा के विचार को नकारात्मक ढंग से यूज किया जाता था, या हम यूं कहें कि हमारी उदारता और कायरता के बीच की सीमा रेखा बहुत धुंधली होती चली जा रही थी। तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है। हाँ। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, ये नया भारत किस भारत का प्रतीक है? संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा, आप उस देश के प्रतीक हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आप उस देश के नागरिक हैं जो दुनिया का यंगेस्ट देश है। आप उस देश के नागरिक हैं जो दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने दुनिया में किसी के ऊपर इन्वेजन नहीं किया। आप उस देश के नागरिक हैं जिसमें दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं लिखा कि भारतीयों ने आके मेरे साथ ये तोड़फोड़ की, मेरे साथ अत्याचार किया। आप उस देश के नागरिक हैं जहां चाइना से लेकर, मतलब वेनसोंग सिंह से और फाइयान से लेकर इब्न असीर, इब्न तबरी, इब्न अल खल्दूम अरब से लेकर भारत में ज्ञान पढ़ने के लिए आते थे। आप उस देश के नागरिक हैं जहां चारों मतलब 6 ऋतुएं पड़ती हैं, तीनों जाड़ा गर्मी बरसात समान रूप से पड़ता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसको माना जाता था कि दुनिया में पुण्य भूमि है, जिसके लिए कहा जाता है कि हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते, अर्थात एक महान गौरवशाली परंपरा और एक स्वर्णिम भविष्य, दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। तो मैं कहूंगा उनके भाषण को सूक्ष्म रूप में एक पंक्ति में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। संघ पर क्यों बोला गया उस मंच से, इस पर 2 लाइन का एक जवाब। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को वहां से क्यों, लाल किले के प्राचीर से क्या मेंशन, क्यों मेंशन? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें अपना सर्वस्व निछावर करके मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, आज के भारत में जब हर व्यक्ति की आकांक्षा है मुझे और चाहिए, दिल मांगे मोर, वहां एक संगठन बताइए जहां हजारों लोग क्या कहते हो, मैंने अपना सब कुछ, काम धंधा नौकरी छोड़ दी, मैंने अपनी संपत्ति छोड़ दी, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लिया और अपने घर और अपने प्रांत में नहीं रहूंगा, मैं देश के किसी दूसरे कोने में जाके रहूंगा और जैसे हॉस्टल में जीवन जिया जाता वैसा रहूंगा। गांधी की खादी देखनी है तो आरएसएस के कार्यालयों में देखिए, कांग्रेस की टोपी से चली गई। एक लाइन में मैं कह दूं पूरी बात, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जिसे हम संघ में कहते थे, संगीत रागी जी को ध्यान होगा कि
हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। जिस संगठन ने यह सिखाया, और आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप पे इन लोगों को बहुत सारा थोड़ा दिल में वो होता है ना, उनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगा जो संघ भाजपा के रिलेशनशिप पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री के भाषण में जो बड़ी बातें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर कही, ऑपरेशन सिंदूर पर कही, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खादी अब देखनी है महात्मा गांधी की त्याग समर्पण देखना है देश के लिए, तो आप आरएसएस को देखिए, कांग्रेस की टोपी से खादी चली गई है। स्वतंत्रता दिवस की हल्ला बोल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सर झुकाकर नमन। दुर्भाग्य यह है कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपये पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हों, जो कहते हों कि ज़्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हों, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से, और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग, कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई, लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, छीना सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर कर चले गए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीजों के ऊपर उन जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा वो पूरी तरह से अलग कहा। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज डेमोग्राफी मिशन की बात की गई कि भाई हम डेमोग्राफी मिशन लेकर आएंगे, आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था। किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपने परिश्रम से शुरू किया अंजना जी, परिश्रम शब्द पर बड़ा जोर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिश्रम जनता के लिए होता है या अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी के लिए होता है? असली सवाल ये। आलोक जी, राहुल गांधी जी, एक छोटा सा जवाब इसका जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको अपना पूरा बोलने दिया। नेता विपक्ष और नेता विपक्ष के रूप में वो पूरा सम्मान खोजते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन ये देश का जश्न था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का निजी जश्न नहीं था। आज आपके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों ही सदनों के नेता
प्रतिपक्ष क्यों नहीं इस जश्न में शामिल हुए? वजह क्या है? देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि अपोजिशन के लीडर्स का, अपोजिशन के सांसदों का किस तरह से अपमान किया गया है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर के सामने रहा हो, चाहे बाकी कार्यक्रमों में रहा हो। मुझे लगता है यही कारण रहा है और हमने अपने कार्यालय में झंडा फहराया है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने, बीजेपी के भी अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में झंडा फहराया है। ठीक। नड्डा जी ने भी शायद अपने घर पर या कार्यालय पर झंडा फहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। इसमें कोई विवाद नहीं है सुधांशु जी, बिल्कुल, जल्दी से किसी बात भी रूप पूरी में कीजिए। कोई विवाद नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य तो यह है कि चोरी की सरकार चलाने वाले लोग, स्वतंत्रता को छीनने वाले लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसको चुनावी भाषण वो कह रहे हैं, सब बिहार के लिए आप लोग कर रहे हैं और जो तमाम उनकी बातें, और राहुल जी पर उन्होंने कहा कि ये विवाद का विषय ही नहीं है। मुझे लगता है आज के दिन बेहतर होता, 363 दिन रखने चाहिए हमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे विचार से कुछ कोहेरेंस दिखाना चाहिए। परंतु जो आपने कहा, मैं समझ सकता हूं विवशता कि वो खड़गे जी जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव आयोग में जाकर नारे लगाने और धरने देने में उनके घुटनों में तकलीफ होने लगती है 15 अगस्त को आने में। और वो राहुल गांधी जी, वो महात्मा गांधी जो प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार करते थे कि वो थर्ड एसी, उस जमाने में थर्ड एसी नहीं, सॉरी थर्ड क्लास होता था, अब तो थर्ड क्लास होता ही नहीं है, उसमें चलते थे, जो तन के ऊपर एक छोटी सी धोती और लपेट कर चलते थे। आज उनके जो एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल बड़ा है मेरे लिए राष्ट्र के प्रति सम्मान से। किस पे? वो स्वतंत्रता दिवस जो इनके अनुसार इन्होंने दिलवाई थी। अब मुझे लगता है देश को भली भांति इसको समझना चाहिए। अब इनकी बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी हम दिवाली बताएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? दिवाली भारत में समृद्धि का प्रतीक है। नहीं, बिहार के, अब ये भी कहता हूं, मगर जानते क्या है? नहीं, इसका भारतीय संस्कृति से संबंध है। भारत में समृद्धि का प्रतीक, व्यापार और लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक दीपावली है। मगर गुलामी की मानसिकता इस देश में कैसे पैबस्त थी? दिवाली पे आना चाहिए। नहीं सुनिए, मैं आप कुछ भी मत कहिए प्रभु, जो सच्चाई है उसको बताइए कि चुनाव को वोट लेना इसलिए जीएसटी कम करना है। बजट इन्होंने बोला तो मैं बताता हूं। भारत का इतिहास में भारत का बजट 1947 से 97 तक शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया था कि लंदन के टाइम के हिसाब से जब 11 बजेंगे शाम 5 बजे आएगा। गुलामी की मानसिकता 50 साल रही। अटल जी के टाइम में सुबह 11 बजे आना शुरू हुआ। अब आइए, भारत का बजट मोदी जी के आने से पहले 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि लंदन में मौसम 1 मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है, काम करने का होता है, मगर हमारे यहां तो मानसून आ जाता है मई के एंड में। इसलिए मोदी जी ने एक उससे गुलामी की मानसिकता कहां तक बैठी हुई थी इस देश ने पूरी तरीके से देखा है। अब बताता हूं, इनको बड़ी प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज बताइए वनवासी क्षेत्रों में, आज ट्राइबल्स की बहुत बात करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला एक संगठन बताइए, सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों में काम करने वाला भारतीय मजदूर संघ, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, और यहां से लेके समाज के हर क्षेत्र में जिसे कहते हैं अपने को खपा देना, अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित करके और राष्ट्र के लिए यह कार्य करने का संगठन। इनको अगर समस्या नजर आता है तो फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 1 मिनट बस पूरा कर लूं। तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा वर्धा शिविर में क्यों की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने 62 युद्ध के समय आरएसएस की प्रशंसा की, 63 में 26 जनवरी को इनवाइट किया। 65 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, सिर्फ जनसंघ को नहीं, श्री गुरु गोलवलकर जी को भी बुलाया। इंदिरा जी ने डायस शेयर किया 1983 में। ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए खुद ही बोलते थे कि धोती के नीचे हाफ पैंट है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो, और प्रणब मुखर्जी जी संघ कार्यालय गए। प्रॉब्लम कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं थी, राहुल सोनिया के बीच में प्रॉब्लम आ गई है इनके दौर में। और मैं कहना चाहता हूं, संघ वो संस्कार देता है, विपक्ष के नेताओं को जो सम्मान मिला है इनके नेताओं के, मैं बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, आपके राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, आपकी पार्टी के अध्यक्ष और वो रहे हैं। मदन मोहन मालवीय आपकी पार्टी के रहे हैं। सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति एस.सी. जमीर, उनको दिया है पद्म अवार्ड। तरुण गोगोई को दिया है। मगर आपको, इन नेताओं को नहीं, आपको एक परिवार का सम्मान चाहिए। और उस परिवार के 3 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है और 3 में से 2 ने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता से बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। मेरे भाई, कांग्रेस को जो सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिया है वो अभूतपूर्व है। वो कह रहे हैं परिवार का सम्मान आपके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए
संघ के सम्मान से आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, छोटा सा संघ- जवाब फिर मैं इन दोनों के देखिए, पास। संघ ने अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया कि नहीं किया? सरदार पटेल ने बैन लगाया कि नहीं लगाया? गोडसे संघ की विचारधारा से था कि नहीं था? और सरदार पटेल के नाम पर 11 साल में कोई एक योजना शुरू कर दी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। हल्ला बोल 40 मिनट का है अभी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान जिसके लिए आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाता है। क्या चोरी करते हैं आप? क्या करते हैं ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज संघ का जो असली काम है वो शिक्षा पर कब्जा करना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, यूपीएससी, एसएससी, नीट, वहां पर अपने पिट्ठुओं को बैठाना और पेपर लीक करवाना और नीट जैसे कांड करवाना, संघ का काम ये रह गया है। एक लाइन बोल दूं? हाँ, एक लाइन में बस आप एक लोग ही का लाइन। खत्म नहीं हो रहा है, दोनों क्या चेहरा सुनिए, देखने आए। रजिस्ट्रेशन वर्ड से मुझे याद आया, जो कहते हैं नागरिकता का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे सीएए, जो कहते हैं संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वक्फ बोर्ड, जो कहते हैं कि अपनी पहचान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे एसआईआर, मगर जो कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए राम मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, वो आके जब बोलते हैं रजिस्टर्ड पर, तो ये पूरे रजिस्टर्ड क्या है ये देश की जनता को समझ कोर्ट का आशुतोष जी, आज तो डिसीजन आपने बोल भी पढ़ने के प्रशंसा बाद की भी है। आप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक स्टेट्समैन के तौर पर आज जो उन्होंने भारत के मुद्दों पर और मतलब एक शक्तिशाली संदेश लाल किले से दिया है। देखिए अंजना जी, मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण निर्विवाद रूप से एक बहुत अच्छा भाषण था। और जब देश क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हो उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे और उनकी जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं और जो आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश। सर, आज इस शो के खत्म होने के 1-2 घंटे के अंदर आपके 1-2 फैन क्लब तो बन जाएंगे। लेकिन दो चीजें भाषण को लेके, इनको क्रिटिसाइज करने वाली ट्रोल आर्मी शुरू हो जाए। भाषण को लेके मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, उस 3 चिंताओं की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो है सुरक्षा की चिंता, समृद्धि की चिंता और संकल्प की चिंता। संकल्प की कमी की वजह से हम जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाए। सुरक्षा जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है जो हमारे सामने है, और समृद्धि यानी अगर आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अगर अंदरूनी तौर पर देखें, जो भाषण में महत्वपूर्ण सवाल क्या था, जो हमने कहा चुनौतियां, आज देश एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के साथ दो चार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो उसको एड्रेस करने की बात उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान से कहा है कि आप हमको न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश मत करिए। और ट्रंप को भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स को लेकर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर शब्द उन्होंने तकरीबन 19 या 26 बार उन्होंने 26 बार जिक्र किया है। सुधार को लेकर उन्होंने 20 बार जिक्र किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि भारत जिन आर्थिक संकटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका एक रास्ता है कि भारत को अब विदेशी मामलों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है जो मैंने कहा इंटरनल क्यों है? 2 उसके पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं जो संघ का नाम आज उन्होंने लिया वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से अंदरूनी दबाव है जिसकी वजह से पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं और जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि संघ का अड़ंगा है। लेकिन जो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस इस देश के अंदर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसमें चूक किसकी है? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे लिए अगर आप ये कहें कि मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराऊं, क्योंकि लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। और अगर विपक्ष इस मौके पर नहीं आ रहा है तो इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते हैं।